देखो, हम तो पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन हमारे से ज्यादा महाराष्ट्र की जनता को शॉकिंग हुआ है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को ये जो महायुति की सरकार थी और उनने जो पाप किए थे दिल्ली के बीजेपी के आकाओं ने, उनके विरोध में महाराष्ट्र की जनता थी। और इस बार सत्ता परिवर्तन लोगों ने डिसाइड कर लिया था। इनके आका लोग जो बीजेपी के आते थे, दिल्ली वाले, इनको भी लोग सपोर्ट नहीं करते थे। महाराष्ट्र की इनके जो महायुति के नेता थे, इनको सपोर्ट नहीं थे। इनकी सभाओं में लोग नहीं जाते थे। किसान नाराज था, युवा नाराज था, महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान था। और ये सब होते हुए भी ये सरकार कैसी आई, ये लोगों की भावनाओं उसमें उद्रेक महाराष्ट्र में हुआ है। एक गांव ने तो कह दिया कि हम हमारे पैसे से बैलेट वोट करेंगे। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र में बीजेपी ने लोगों के वोट का अधिकार भी खत्म कर दिया है। और चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर इस देश के लोकतंत्र का दिन दहाड़े खून करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये भावना जनता के मन में है और वही जनता की भावनाओं को हम लोग आगे ले जाने का और लोकतंत्र बचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। देखो, हमारे यहाँ संगठनात्मक हम लोग अच्छे थे, हमारे सब तालमेल अच्छा था, सब लोगों के बीच के लोग हमने टिकट दिए थे। और ये जो घटना है, ये कांग्रेस पार्टी के प्लानिंग का नतीजा नहीं है। ये नतीजा ही जो है, ये रात के अंधेरे में 76 लाख वोट का जो परिणाम है, जो हुआ है, जो रात की 11:30 बजे चुनाव आयोग ट्वीट करके बताता है और दूसरे दिन और 3 बजे जो और 1.3% वोट बढ़ते हैं, 10 लाख वोट बढ़ते हैं। तो पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग ने प्रेस लेना है चुनाव के बाद कि भाई हम शांतता से हमारा चुनाव पारित हो गया, ये परसेंटेज में वोट हुए। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया। इसका मतलब क्या लिया जाएगा? वो उनका दायित्व था। इसका मतलब क्या है? तो कांग्रेस पार्टी जैसे लोकसभा में मैं शुरुआत से कहा था कि उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट, अच्छा ज़्यादा प्रदर्शन महाराष्ट्र में करेंगे, ये भूमिका हमारी थी क्योंकि जनभावना थी। पर जिस तरह से रात के अंधेरे में जो 76 लाख वोट बढ़ाने का पाप जो चुनाव आयोग के माध्यम से हुआ है, उसका जवाब तो हमने लेना शुरू कर दिया है। हम खुद कांग्रेस का एक डेलीगेशन हम उनके पास गए थे, मैं खुद उसमें था और उनसे हमने सवाल किए। अभी लिखित जवाब उनका आया नहीं है। लिखित जवाब के बाद कांग्रेस पार्टी उसमें डिसीजन लेगी। ऐसा है, किसी का मत क्या हो सकता है उसके बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहता। आखिर लोकतंत्र में कोई नेता बड़ा नहीं होता, जनतंत्र में जनता बड़ी होती है और जनता के मन में अविश्वास आना, ये सबसे बड़ी उसमें महत्व की भूमिका है। एक व्यक्ति नेता बोलने से आखिर लोगों के वोटों की उनको जिसको समझ नहीं होगी उनका इशू है वो। लेकिन आम आदमी जो जिस तरह से बात कर रहा है कि मेरा वोट सुरक्षित नहीं है, और हमारे संविधान में हमें व्यवस्था दी गई है, चुनाव आयोग ने उस तरह से बैलेट में वोटिंग करवाना चाहिए। लोगों को जो सच्चाई है लोगों के सामने आना देना चाहिए। आखिरी जनमत के आधार पर सरकार बनती है, लेकिन जनमत के आधार पर जो सरकारें नहीं बनेगी तो दिल्ली में जो सीमाओं पे किसानों को मारा जा रहा है, युवाओं को मारा जा रहा है, बेरोजगारों को। एक जमाना देश का ऐसा था कि जय जवान जय किसान का नारा लगता था और एक स्वाभिमान से लड़ाई लड़ी जाती थी, उनके लिए सरकारें काम करती थी। यहाँ तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है, अशुद्ध के गोले उनके ऊपर छोड़े जाते हैं। कई किसान घायल हो गए, वहाँ पर बेरोजगार युवाओं ने मोर्चा निकाला, उनको पुलिस की लाठियों का मार खाना पड़ा। तो आखिरी जनतंत्र में अब जनता का कोई वैल्यू नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि वोट का अधिकार इन लोगों ने खत्म कर दिया है। मशीन के आधार पर जिस तरह से खेला खेला जा रहा है, लोगों की जरूरत ही नहीं है। इस तरह की जो बात हुई है और इसलिए ये सब अत्याचार सरकारें कर रही है।
महंगाई आपने देखा होगा, कल ही रिजर्व बैंक ने अपना आने वाला प्लान घोषित किया है। महंगाई कम होगी ऐसा कोई रास्ता दिख नहीं रहा, महंगाई तो बढ़ेगी। इसका मतलब है कि अब आम आदमी को जीने का भी अधिकार नहीं। तो सरकारें जनता की चिंता करती थी, सरकारें प्रॉफिट की नहीं चिंता करती थी, लेकिन ये सरकारें प्रॉफिट की चिंता करती। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जब 2014 में कांग्रेस की सत्ता बीजेपी के हाथ में गई, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब हमारे देश पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज वो कर्जा 220 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है। क्या 10 साल में क्या देश के प्रगति में इतना पैसे का कर्जा लेने की जरूरत पड़ी? सवाल हम पूछना चाहते हैं। जितना कर्जा लेंगे वो लोगों के ऊपर लेंगे। कोई मोदी जी आज प्रधानमंत्री कल नहीं रहेंगे, कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन दायित्व तो देश की जनता के ऊपर जाता है। और ये महंगाई उसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण है। महाराष्ट्र में भी वैसी हुआ। 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, जहां पर 2 लाख करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र पे था, आज 10 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। और ये नई सरकार आई और अब हम कर्जा लेंगे ऐसे कह रहे कि जब 2014 में कांग्रेस की सत्ता बीजेपी के हाथ में गई, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब हमारे देश पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज वो कर्जा 220 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है। क्या 10 साल में क्या देश के प्रगति में इतना पैसे का कर्जा लेने की जरूरत पड़ी? सवाल हम पूछना चाहते हैं। जितना कर्जा लेंगे वो लोगों के ऊपर लेंगे। कोई मोदी जी आज प्रधानमंत्री कल नहीं रहेंगे, कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन दायित्व तो देश की जनता के ऊपर जाता है। और ये महंगाई उसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण है। महाराष्ट्र में भी वैसी हुआ। 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, जहां पर 2 लाख करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र पे था, आज 10 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। और ये नई सरकार आई और अब हम कर्जा लेंगे ऐसे कह रहे। तो इसका मतलब है कि महंगाई में जो आम आदमी है, सामान्य आदमी है, उसको बर्बाद करना, उसके 2 टाइम का निवाला भी छीनने का पाप बीजेपी कर रही है। और इसलिए लोगों का डर इनके मन से जो खत्म हुआ है, और डर हमेशा कोई भी सरकार को जनता का रहना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की, कोई भी किसी भी कांग्रेस की सरकार को भी जनता का डर रहना चाहिए। इनको तो जनता का डर ही खत्म हो गया है। इसलिए बैलेट पे वोट होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये जनता की भावना है जो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही। ये चुनाव में हमारी कोई गलती नहीं हुई। चुनाव में गलती हुई ना लोगों की गलती हुई, चुनाव में बेईमानी जीती है। बीजेपी ने जिस तरह से बेईमानी का षड्यंत्र इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में किया, दिन दहाड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था का खून करने का पाप कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र में ये चुनाव के नतीजे हम देख रहे हैं। मैं भी उस किंतु परंतु में नहीं जाना चाहता। एकदम स्पष्ट है, जो धांधली चुनाव आयोग के माध्यम से हुई है वो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की है। और वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। मातमवाड़ी में जिस तरह से लोग मॉकपोल करना चाहते हैं, जिसमें चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं, पुलिस का संबंध नहीं, क्या मतलब है? लोग खुद के पैसे से कर रहे हैं, उनको मॉकपोल करना है, क्यों नहीं करने देते हैं? क्या इनका पाप खुलेंगे करके नहीं करने देंगे? आज कुछ लोगों को वहां पे अरेस्ट किया गया है, क्या देशद्रोह था वो? मेरा वोट सही है कि नहीं ये मुझे जांचने का अधिकार मेरा है, पर सरकारें वहां के लोगों को केसेस कर कर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। किसके ऑर्डर पे कर रही है? क्या संबंध है इनका? तो सबसे बड़ा ये खेल जो है, इनकी असलियत सामने नहीं आया है, ये लोग चाहते हैं। देखो, ये डिसीजन हाईकमांड को लेना है, इसलिए हमारी भावना हमने हमारे हाईकमांड को बताई। और इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी बैलेट पे वोट होने की मांग की है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई रणनीति हाईकमांड पे करने का काम शुरू हो चुका है। देखो,
मैं कई दिनों से एक बात कह रहा हूँ कि हम जो हमारे अलायंस है उनको साथ लेके चलना, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। अब किसी को नहीं रहना है तो उनका इशू है, तो वो डिसाइड करे, उनकी पार्टी डिसाइड करे। उनके पार्टी के एक नेता कहता कि ये उनका व्यक्तिगत मत है, एक नेता बोलते कि हम लोग ऐसा लड़ेंगे। तो मैं उनका व्यक्तिगत उनका इशू हो, उनके पार्टी का हो, वो डिसीजन ले। कांग्रेस पार्टी सबको साथ ले चलकर ये बीजेपी जैसी जो दल आज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और संविधान को खत्म करना चाहती, कदापि कांग्रेस इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये लड़ाई लड़ती रहेंगी। जो भी हमारे साथ रहना चाहते हैं हमारी विचारधारा के साथ, उनको साथ लेके चलने की भूमिका हमारी रहेगी। देखो, सब पार्टियों को अपना अपना डिसीजन लेने का अधिकार है, तो वो ले रहे, तो उसमें क्या दिक्कत क्या है? बीजेपी के साथ जितने अलायंस थे कभी उनके साथ रहे क्या? तो ये चलता है लोकतंत्र व्यवस्था में। खड़ी कर जो लोगों के आज के और देश के जो इश्यूज है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। आज चाइना ने हमारे देश की सीमाओं पे कब्जा करके रखा है, पार्लियामेंट में उस विषय पे चर्चा नहीं होती। राहुल जी चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, महंगाई के बारे में डिस्कशन हो, किसानों के बारे में डिस्कशन हो, बेरोजगारी के बारे में डिस्कशन हो, अजमेर शरीफ की जो बात खड़ी हुई है उसके बारे में चर्चा हो, क्योंकि ये पार्लियामेंट के इशू है, दो धर्म के लोगों के भावनाओं का इशू है। कोई उसमें का रास्ता बने, लेकिन सरकार भाग रही है। तो मेरा कहना है कि इतिहास में जाने से वर्तमान में जो स्थितियां पैदा हुई है उस पर चर्चा होना चाहिए। इस देश का अन्नदाता अगर आत्महत्या करता है तो उसके बारे में चर्चा नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों की भूमिका एकदम स्पष्ट है, वो क्या थे नहीं थे उसके बारे में चर्चा करके कोई, हम उस पर बात ही नहीं करते, हमारा कोई इशू नहीं है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है उससे अच्छा मणिपुर में क्या हो रहा है उस पर चर्चा करने की मांग की है ना कांग्रेस पार्टी ने। आज देश के ही लोग सुरक्षित नहीं है तो विदेश में क्या हालत होगी उसके बारे में आज चर्चा करने की क्या जरूरत है? यानी वहाँ कुछ हो रहा है तो उसकी चर्चा करें, मणिपुर पे क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। क्यों भाग रही है नरेंद्र मोदी की सरकार मणिपुर में चर्चा करने के लिए, क्यों भाग रही है? तो मेरा ये इशू है कि सरकार ने जो विदेश नीति के बारे में जब सरकार पार्लियामेंट में बात करती है तो बांग्लादेश की भी बात लाना चाहिए सरकार ने, तब हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज जो स्थिति देश में बनी हुई है, कई राज्यों में आज भी लोग असुरक्षित है, लोगों को जीना मुश्किल कर दिया, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे बलात्कार किया जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, तो इस विषय पे चर्चा नहीं करना चाहिए। विदेश नीति में करना चाहिए ना सरकार ने कि क्या हालत है पाकिस्तान में, क्या हालत है बांग्लादेश में, और चाइना क्या कर रहा है, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करती? देखो, मैं एक बात को यहाँ पे मानता हूँ, इनको अपने राज्य के मुख्यमंत्री इस नाते से राज्य में कानून व्यवस्था संभालने की जवाबदारी इनकी है। अब राज्य की कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते और ये बांग्लादेश की बात करते हैं तो इनको क्या कहेंगे? इन लोगों को तो पद पे रहने का अधिकार भी नहीं है। संविधान की कसम खा के तुम लोग वहाँ पे बैठे हो, तुम ऐसा कैसे धर्म की बात कर सकते हो? हमारा संविधान ही सर्वधर्म समभाव की भूमिका रखते हैं। सही, तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी हो या योगी जी हो या फडणवीस हो, कटेंगे तो बटेंगे नारा दिया था, एक है तो सेफ है, ये तो धार्मिक ध्रुवीकरण करने का काम किया। आपको याद होगा और याद नहीं होगा तो उनको मैं बताता हूँ, उस समय में बाला साहब ठाकरे जी को इसी आधार पर कोर्ट ने उनके वोट निरस्त कर दिया था, लेकिन यहाँ तो उनकी सरकार बैठ गई। आखिरी इस तरह का किसी धर्म को तुम राजनीति में लाकर ध्रुवी करना चाहते हो तो बाला साहब ठाकरे जी का सबसे बड़ा उदाहरण है ना देश में। तो जिस तरह से बाला साहब जी को उस समय में धार्मिक ध्रुवीकरण के इसमें उनका वोट निरस्त कर दिया था 6 साल के लिए,
वैसे ये सरकार निरस्त कर देना चाहिए, लेकिन क्या चल रहा है कुछ समझने के बाहर का काम। आप बोलते शपथ विधि हुई, जनता बोलती राज्याभिषेक हुआ। पहले के ज़माने में राजा लोग राज्याभिषेक करते थे, अभी लोकतंत्र कहाँ बचा है। ये शपथ विधि का प्रोग्राम नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी का राज्याभिषेक का कार्यक्रम था, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर कर रहे तारीख, उन्हें किया। राज्यपाल की तरफ से कोई किसी को खबर नहीं, राज्य के मुख्य सचिव खुद ही निमंत्रण पत्रिका बना रही है उसके नाम से। प्रोसीजर ऐसा है कि राजभवन में सरकार जाती है अपना बहुमत लेके, फिर वो निमंत्रित करते हैं और फिर वहाँ से उनके सचिव के माध्यम से एक लेटर निकलता है, वो अपोजिशन को भी आता है और इसको भी आता है। तो क्या इनका घर का प्रोग्राम था क्या? सवाल हमारा ये है। तो क्या राज्याभिषेक था तुम्हारा? राज्याभिषेक जैसी तो व्यवस्था बनाई थी। तो मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि देश विदेश से लोग लाए, सर्वधर्म के साधु संत लेके आए, वहाँ मंत्रोपचार हुआ, गैया की पूजा हुई। हम गैया की पूजा का विरोध हमें नहीं है। मेरा ये कहना है कि आपने गैया का, तो महाराष्ट्र में गैया रोज कितनी कट रही है, तुमने एक योजना निकाली है सरकार ने, ये सरकार ने एक योजना निकाली कि हर रोज़ 50 रुपया वो लोग गैया जो पालते हैं उनको देंगे। नहीं, गौशाला इशू नहीं था, फिर बाद में इन लोगों ने निकाला वो इशू। पहले इन्हें कहा कि जो जिनके पास गैया है उनको हम 50 रुपये रोज का देंगे। हाँ, बिल्कुल निकाला। फिर इनके आरएसएस के जो गौशाला है उनको ही देने का निर्णय लिया है। तो किसान के घर में 50 रुपया क्यों नहीं दे रहे? उनके पास भी गैया है। गोरक्षण होना है तो गौशाला में नहीं होता, किसान के पास, गरीब आदमी के पास गैया है, उसको दो ना 50 रुपया रोज का। तुम गैया का पूजन दिखाकर, जैसे इनके ही केंद्रीय के एक मंत्री है रिजू, वो बोलता है गैया हमारी माँ नहीं है। सवाल हमारा ये है, तो क्या राज्याभिषेक था तुम्हारा? राज्याभिषेक जैसी तो व्यवस्था बनाई थी। तो मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि देश विदेश से लोग लाए, सर्वधर्म के साधु संत लेके आए, वहाँ मंत्रोपचार हुआ, गैया की पूजा हुई। हम गैया की पूजा का विरोध हमें नहीं है। मेरा ये कहना है कि आपने गैया का, तो महाराष्ट्र में गैया रोज कितनी कट रही है, तुमने एक योजना निकाली है सरकार ने, ये सरकार ने एक योजना निकाली कि हर रोज़ 50 रुपया वो लोग गैया जो पालते हैं उनको देंगे। नहीं, गौशाला इशू नहीं था, फिर बाद में इन लोगों ने निकाला वो इशू। पहले इन्हें कहा कि जो जिनके पास गैया है उनको हम 50 रुपये रोज का देंगे। हाँ, बिल्कुल निकाला। फिर इनके आरएसएस के जो गौशाला है उनको ही देने का निर्णय लिया है। तो किसान के घर में 50 रुपया क्यों नहीं दे रहे? उनके पास भी गैया है। गोरक्षण होना है तो गौशाला में नहीं होता, किसान के पास, गरीब आदमी के पास गैया है, उसको दो ना 50 रुपया रोज का। तुम गैया का पूजन दिखाकर, जैसे इनके ही केंद्रीय के एक मंत्री है रिजू, वो बोलता है गैया हमारी माँ नहीं है, वो केंद्र में इनका मंत्री है। उन्हें खुद ने कहा है मैं तो गोमांस खाता हूँ। तो इतना ही गैया का प्रेम है, हिंदू धर्म का प्रेम है, तो तुम्हारा मंत्री कह रहे वो मंत्री है ना, सांसदीय मंत्री है अभी तो पार्लियामेंट में। तो ये नकली जो व्यवस्था जो हमने देखी है महाराष्ट्र में राज्याभिषेक, आप शपथ मत बोलिए उसको, वो तो राज्यपाल करवाता है। राज्यपाल कोई इन लोगों ने निमंत्रित किया है, निमंत्रण राज्यपाल ने देना चाहिए। तो उल्टा हुआ, क्योंकि इन लोगों को संवैधानिक व्यवस्था की मान्यता नहीं है। हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला। हाँ? और वो हमें तो राज्यपाल का किसी पार्टी का निमंत्रण नहीं चाहिए ना, आखिर राज्यपाल जी का अधिकार है। तो कोई निमंत्रण ही आया नहीं तो कहाँ जाएंगे हम। मेरे को तुमने एक सवाल बड़ा अच्छा किया कि बेनामी प्रॉपर्टी जिसका किसी का नाम नहीं। अब मैं सवाल पूछता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, बड़े
जोर से आप कह रहे थे। अब ये अजीत पवार की, वो खुद बोलता है मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, बेनामी संपत्ति, तुमने ही सवाल किया, बेनामी संपत्ति तो जिसके नाम की नहीं है वो गवर्नमेंट के लिए जमा करो ना। वही जमीन, वही प्रॉपर्टी इसको कैसे दी अब अजीत पवार को? इसका जवाब है इनके पास। तुमने जीएसटी कानून लाकर आम आदमी से पैसे जमा कर रहे हो, और पैसा किसको दे रहे हो? पूरे देश को, दुनिया को पता है। आम आदमी को लूट रहे हो, गरीब आदमी को लूट रहे हो, किसानों को लूट रहे हो। और एक तरफ बेनामी प्रॉपर्टी अजीत पवार की, वो बोलता है मेरी नहीं है, तुम उसके नाम से कर रहे हो। कहाँ गया मैं खाऊंगा ना खाने नहीं दूंगा इसका जवाब? देश के ऊपर कर्जा अलग बना रहे हो, देश को लूट रहे हो आप लोग, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। तो अजीत पवार को बोला मेरा नहीं हो प्रॉपर्टी, तो भी उसके नाम से करके देने का पाप इन लोगों ने किया है। तो ये पाप छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और इसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। इनका अलायंस जो दिल्ली में है मोदी की सरकार में, नीतीश कुमार का, वो उधर लग कर ही है उनके साथ। उन्हें ये असम के मुख्यमंत्री की विरोध किया है नीतीश कुमार ने। अब इनके तालमेल कैसे, मैं तुमको बताया ना कि गौ माँ, मध्य भारत में गौ माँ है, नॉर्थ ईस्ट और इधर गए आप यूपी, बिहार और इधर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, ये सब राज्यों में गए तो गौ माँ खाने की चीज़ है, गौ मांस। तो ये जो दोगलीगिरी बीजेपी की हिंदुत्व की है उसमें स्पष्ट होती है ना। मैंने कहा ना कि जब भी किसान के घर में गैया, उसके लिए पैसे नहीं इनके पास, लेकिन इनके आरएसएस के जो ये है गैया का जो केंद्र बना के रखे हैं, उनके लिए राज्य के लोगों के पसीने का पैसा लुटा के देने का काम चल रहा है, नकली आंकड़ा दिखाकर ज़्यादा पैसे देने का काम चल रहा है। तो इनका हिंदुत्व जो नकली है, जो सामने आता है। देखो कैसा है कि कितने बच्चे पैदा करना नहीं करना उस परिवार का अधिकार होता है, और विशेष करके जो माता होती है उसका अधिकार है। अब मोहन भागवत जी की शादी नहीं हुई ऐसा हमें पता है, शादी कर लेना चाहिए। वो दूसरे को सलाह देने से अपने से शुरुआत करे। आखिरी एक माँ का उसको बच्चा पैदा करना नहीं करना उसका अधिकार है, या उस परिवार का अधिकार है। अब इस तरह का ये जो बात है, और उनकी सरकार जो बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ये कोई अलग है तो नहीं, एक ही है। वो महंगाई से पहले ही लोगों का जीना हराम कर दिया, और घर में नए सदस्य लाकर पैदा कर कर ये करके उनका क्या, जो दो मुंह में दाना ज़्यादा, वो भी उनके मुँह से छीनने का सोच रहे हैं क्या? तो ये कई सवाल खड़े हुए हैं, और लोगों ने इसका विरोध किया है, और विशेष करके महिलाओं ने विरोध किया है। देखो पहली बात तो चुनाव लगने दो, उसके बाद में चर्चा करेंगे चुनाव लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि यही देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 24 घंटे में मैं आरक्षण का इशू क्लियर करके लाऊंगा। 2.5 साल तो ऐसे ही चले गए, और 2.5 साल में क्या हुआ आपने देखा होगा। प्रशासक और सरकार ने कैसे शहरों के और ग्रामीण एरिया की कितनी हालत ख़राब करके रखी है, कैसा पैसा लूटा है, ये भी आपने को पता है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसलिए चुनाव प्रक्रिया आएंगी तब इस पर बात करेंगे। देखो ये सरकार आने के बाद जो जनता में एक उत्साह रहना चाहिए था, वो कहीं अपने को महाराष्ट्र में देखने नहीं मिला। जनता ने कहा कि हमारे वोटों से सरकार नहीं आई, जिसका एक उदाहरण के लिए मार्केवाड़ी ये सबसे बड़ा उदाहरण देश के सामने आया। लोग खुद पे खुद हम वोट करना चाहते बैलेट पे, हमने इस कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, इतना वोट क्यों आया? अब ये सब चीज़ें होने के बाद जनक भावनाओं को, क्योंकि आखिर हम जनता का आवाज़ उठाने वाले लोग प्रतिनिधि हैं, उनको न्याय मिला के देने वाले हम लोग प्रतिनिधि हैं, और हमारे दायित्व बनता है। इसलिए आज हमने ये सोचा कि हम नहीं लेंगे वोट, जनता का आवाज़ चुनाव आयोग और माननीय कोर्ट को जाए, ये हमारी भूमिका है। और इस बहाने हमने जनता की आवाज़ को चुनाव आयोग और कोर्ट के सामने रखा है। कल ही हमने इस पेपर बयान दिया
ये पहला अनुभवी गृह मंत्री है हमारे मित्र देवेंद्र फडणवीस। 7.5 साल का उनको होम मिनिस्टर का बड़ा अनुभव है। अब हम और कितना भी एकनाथ शिंदे लड़े तो भी वो तो होम मिनिस्ट्री उसके पास ही रहेंगे। वो एक्सपर्ट आदमी है देवेंद्र फडणवीस। हमारे मित्रों को हम बचपन से जानते हैं, तो वही रखेंगे। लेकिन हमने कल ही उनको एक सलाह दिया, शुभकामना देते हुए, कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है और कानून व्यवस्था सुधारने के लिए आपको पूरी तरह कोशिश करना पड़ेगा। ऐसी उम्मीद है हमारी। अब नई नई सरकार आई है, पुरानी सरकार की बातें काय को करेंगे। अब नई सरकार से जवाब लेंगे। तो जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, महाराष्ट्र ड्रग का सेंटर बन चुका है, नई पीढ़ी अब बर्बाद होते जा रही है। रोज़ युवा पीढ़ी ड्रग के वजह से आत्महत्या कर रही है। बेरोजगारी है, सबसे बड़ा इशू है। किसानों की आत्महत्या है, महंगाई है। तो ये सब इशू है। महाराष्ट्र में रास्ते की परिस्थितियाँ ख़राब है, पूरे गड्ढे के रास्ते हैं। तो ऐसे समय में सरकार ने ये सब कामों पे ध्यान देना चाहिए, ये उम्मीद हमारी है। और तो ये सब मुद्दे हैं उसमें। बीजेपी को लोकतंत्र एक्सेप्ट नहीं है, मान्यता नहीं है उनके पास। और ये बात मैं 2017 में कहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए। ये कैसे जीएसटी कानून लाकर लोगों को लूटने वाले, उस समय हमने कहा। उसका इम्प्लीमेंटेशन 2021 में हुआ और आज देश की जनता को पता चल गया है कि जीएसटी हमको लूटने के लिए लाया था। तो एकदम क्लियर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था इनको एक्सेप्ट नहीं है। जैसे अभी अपन जो डिस्कशन कर रहे थे कि गवर्नर की ये जवाबदारी है सरकार और इनको निमंत्रण देने की, लेकिन बीजेपी खुद ही गवर्नर को साइड ट्रैक कर खुद ही ये करती है। तो इनको संविधानिक व्यवस्था एक्सेप्ट नहीं, इनका संविधान अलग है। और इसलिए देश का संविधान जिन लोगों को मान्य नहीं है, ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई कारण नहीं। इसलिए मैं 2.5 साल पहले ही रिज़ाइन देके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मैं बीजेपी से मुक्त हो गया। जनता को पता चल गया है कि जीएसटी हमको लूटने के लिए लाया था। तो एकदम क्लियर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था इनको एक्सेप्ट नहीं है। जैसे अभी अपन जो डिस्कशन कर रहे थे कि गवर्नर की ये जवाबदारी है सरकार और इनको निमंत्रण देने की, लेकिन बीजेपी खुद ही गवर्नर को साइड ट्रैक कर खुद ही ये करती है। तो इनको संविधानिक व्यवस्था एक्सेप्ट नहीं, इनका संविधान अलग है। और इसलिए देश का संविधान जिन लोगों को मान्य नहीं है, ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई कारण नहीं। इसलिए मैं 2.5 साल पहले ही रिज़ाइन देके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मैं बीजेपी से मुक्त हो गया। और मेरा ये सवाल है कि देश से और महाराष्ट्र से बीजेपी मुक्त देश बने, अब वो सोच लेके मैं काम कर रहा हूँ। तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कब दिया ना, वो पेट में नहीं, अब मुंह पे भी आ गया कि हम सब रीजनल पार्टियां देश में ख़त्म कर देंगे। तो उनकी नियत ही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बचे ही नहीं। देखो, मैं सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि लोकसभा के सभापति उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी ये खुद वहाँ पे थे तालिका पे, और उनने ही इस बात का उल्लेख किया। तो मुझे सवाल उठता है कि वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगते हैं, वहाँ मार्शल होते हैं, सब कंट्रोल रहता है, क्योंकि वही उसके कस्टोडियन होते हैं। अब उन्हें एलिगेशन लगाना, ये कहाँ तक का उनके अधिकार के, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी है संवैधानिक पद पे, मैं इसलिए उनको बहुत सारा इस विषय पे बोलना नहीं चाहता। तो तुरंत वो पैसे किसने रखा हो तो सीसीटीवी फुटेज में दिखे जाते हैं। वास्तविकता सामने, वो 3 मिनट बैठे थे वहाँ पर अपने चेयर पे, और वहाँ से वो निकल गए थे और उन्होंने कहा कि मैं 500 रुपये रखता हूँ जेब में, तो वो 5,000 रुपये थे वहाँ पर। ऐसा जो आपके इसमें देख रहे हैं हम लोग। तो इस बात का बतरंग बनाने से जो भी है, तुम्हारे पास फुटेजेस है ना, तो चर्चा तो वहाँ पे ख़त्म हो सकती थी। जिसने के भी पैसे, जैसे ये बेनामी संपत्ति अजित पवार की,
तो बेनामी 50,000 रुपये वहाँ निकले हैं, कोई बोल ही नहीं रही कि मेरे पैसे हैं। तो अब तो ये जो बेनामी संपत्ति का जो अजित पवार का हाल है, वैसे ही वो हाल हुआ है। अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में भी एक घटना हुई थी। एक एमएलसी है, दराड़े नहीं, क्या नाम है उसका, ये अपना धीरज देशमुख को हराया उसने, कराड़। ये एक बार हाउस में, उनके विधान परिषद में सब पट्टा उट्टा बांध के आ गया। तो उपसभापति नीलम गोरे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे एक कोई आतंकवादी या बाहर का फालतू आदमी घुस गया। तो सिक्योरिटी रिपोर्ट, या मार्शल है, उसको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, वो कुर्सी में बहुत पावर होता है, वही के वही बैठ के सब बातों को हिला सकते हैं। पर बड़ी न्यूज़ बनी, फिर बाद में देखा तो वो एमएलसी निकला। बराबर है ना, ये बात को याद दिला तो आपको। तो क्या है कि ये कस्टोडियन जो होता है जिसी संवैधानिक संस्थाओं के, इनके पावर बहुत है, और ये अपने घर की बात को सही ढंग से लोगों तक जाए, ये सोच हमेशा कस्टोडियन ने रखना चाहिए। लेकिन अपने घर का आवाज़ बाहर जाए, गलत मैसेज जाए, ये कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब जो क्या इंक्वायरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो उनका इशू है, पर मुझे लगता है कि ये मामला ये पब्लिक इशू नहीं हो सकता है। जो भी है उनको है, वो अंदर के अंदर सबको कार्रवाई करने के अधिकार भी उनके होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इशू पब्लिक इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो प्रतिमाएं होती है संस्थाओं की, राज्यसभा सबसे बड़ा हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा हायर हाउस है, तो ये इस तरह की प्रतिमा खराब हो तो लोकतंत्र के लिए खतरा है।